मित्रों स्टार्ट कर देते हैं क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। आज से राजस्थान में आज हम बेसिक पढ़ेंगे। क्रांति से पूर्व जो सैनिक छावनियां थी उनसे पूर्व क्या क्या घटित हुआ, कौन पॉलिटिकल एजेंट बने, कौन शासक थे, सभी की चर्चा इस क्लास के अंतर्गत हम करेंगे। चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों शुरुआत हम कर देते हैं प्लासी के युद्ध से। भारत में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, आपने पढ़ा होगा, इंडियन जी के पढ़ रहे हो आप, अभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो वहां पर। तो प्लासी का युद्ध हुआ था मित्रों 1757 में। और प्लासी के युद्ध में मित्रों जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने मित्रों अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करते हुए, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्लासी के युद्ध में है मित्रों है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। आपको विदित होगा प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया था। और उसके पश्चात भारत में है वो अंग्रेजी शासन की नींव है उसने डाली थी। तो प्लासी का युद्ध मित्रों 1757 में होता और उस समय अंग्रेजी शासन की नींव है वो डाली गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने उसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अब देखो मित्रों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और 1857 की क्रांति। तो देखिए प्लासी के युद्ध से बीत गए, अर्थात प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 की क्रांति तक मित्रों कितने वर्ष बीत गए? यहाँ पर 100 वर्ष बीत गए। और मित्रों इन 100 वर्षों में है अंग्रेजों को भारतीयों के काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। काफी बार भारतीयों का छोटा मोटा उनके साथ संघर्ष भी हुआ था। और अंग्रेज जो शासक वर्ग था उन्हें भी एहसास होने लगा था कि भारतीय है वो अपना विद्रोह है वो अपने प्रति कर रहे हैं। और अंग्रेज शासक वर्ग में उस समय जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो हमारा गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था मित्रों? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, ये लॉर्ड कैनिंग है, गवर्नर जनरल था मित्रों उस समय कैनिंग। और इस कैनिंग को है भारतीयों के जो शासक वर्ग है, अंग्रेजी शासक वर्ग है, उस अंग्रेजी शासक वर्ग के प्रति भारतीयों का जो असंतोष बढ़ रहा था, भारतीयों का मित्रों जो अंग्रेजी शासक वर्ग के प्रति जो असंतोष बढ़ रहा था, उस असंतोष बढ़ते हुए असंतोष को आधार मानते हुए इस लॉर्ड कैनिंग ने ये आशंका जताई, लॉर्ड कैनिंग ने ये आशंका जताई कि हमें ये कदाचित नहीं भूलना चाहिए। मित्रों यहाँ पर आपको इस कैनिंग का एक कथन याद करना है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था? हमें ये कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में भी एक है छोटी सी बादली उत्पन्न हो सकती है। हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में भी एक छोटी सी बादली उत्पन्न हो सकती है, जिसका रूप है प्रारंभ में तो छोटा सा होगा लेकिन उत्तरोत्तर इसका रूप है बड़ा होता जाएगा और एक दिन ये विराट रूप धारण करके वृष्टि विस्फोट के द्वारा हमारे विनाश का या हमारे पतन का कारण भी हो सकता है। अर्थात भारतीयों का जो अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ रहा था, उस असंतोष को देखते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की कि भारत के इस शांत आकाश में भी एक छोटी सी बादली उत्पन्न हो सकती है, जिसका स्वरूप प्रारंभ में तो छोटा सा होगा लेकिन बाद में यह विराट रूप धारण करके हमारी बर्बादी का कारण है बन सकती है। तो यह कथन किसका था? लॉर्ड कैनिंग का। तो लिख सकते हैं आप, हाँ, भारतीयों के बढ़ते हुए असंतोष को देखकर लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए, कदाचित नहीं भूलना चाहिए है कि भारत के इस शांत आकाश में भी एक छोटी सी
बादली उत्पन्न हो सकती है। छोटी सी बादली उत्पन्न हो सकती है जिसका स्वरूप प्रारंभ में तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, लेकिन बाद में यह विराट रूप धारण कर हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है, हमारी अर्थात अंग्रेजों की बर्बादी का कारण बन सकता है। यह कथन किसका है मित्रों? ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने उस समय भारतीयों का जो असंतोष बढ़ रहा था अंग्रेजी शासक वर्ग के प्रति, उस बढ़ते हुए असंतोष को देखकर लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा था कि हमें ये कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में भी एक छोटी सी बादली उत्पन्न हो सकती है जिसका स्वरूप प्रारंभ में तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, लेकिन बाद में यह विराट रूप धारण करके हमारी अर्थात अंग्रेजों की बर्बादी का कारण बन सकता है। यह कथन है लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ठीक है मित्रों। हाँ, अब मित्रों ये तो विद्रोह की प्रसार और शुरुआत के चरणों की बात कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं जो क्रांति है मित्रों, इस क्रांति के कारण क्या थे। देखो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, और एक बार एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछा गया था 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। देखो कारण कई थे, आपको भी पता है क्रांति के कई कारण थे। जैसे मैं बोलूं तो 1857 की क्रांति के कई कारणों में देखो एक कारण आता है जैसे लॉर्ड डलहौजी की एक तो राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति अर्थात किसी भी देशी राजा के निसंतान मरने के पश्चात उस राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। एक लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि नीति थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि अर्थात इस सहायक संधि के तहत है जो भी राजपूताना की रियासतें थी उनमें एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था, और वह पॉलिटिकल एजेंट है उस रियासत की देखरेख करता था। अर्थात जो राज्य के विदेशी मामले हैं, आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं, वो तो अंग्रेज निर्धारित करते थे, बदले में है उन राज्य के शासकों को अंग्रेजों को कर देना पड़ता था। इसके अलावा एक कारण है अंग्रेजों की रंग भेद की नीति। इसके अलावा वेतन और पदों में असमानता, वेतन और पदों में असमानता अर्थात जो उच्च पद थे उन उच्च पदों पर अंग्रेजों ने है अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था। और इसके अलावा जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था, ये कई कारण थे। लेकिन जो क्रांति का तात्कालिक कारण था मित्रों, क्रांति का तात्कालिक कारण था वो था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। तो देखो आपको याद ये करना है क्रांति का तात्कालिक कारण, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। मैंने आपको कई कारण बताए जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि नीति है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति है, वेतन और पदों में असमानता है, रंग भेद की नीति है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना। तो इस प्रकार कई कारण थे। लेकिन एक बार एग्जाम में ये पूछा था कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो मित्रों क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। (1857) की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था मित्रों? इस क्रांति का तात्कालिक कारण था मित्रों चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। अर्थात जो क्रांति के समय मित्रों गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इस लॉर्ड कैनिंग ने उस समय क्या आदेश दिया कि लॉर्ड कैनिंग ने यहां पर मित्रों जो ब्राउन बेस राइफल थी, ब्राउन बेस के स्थान पर
ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, अर्थात जो मित्रों ये एनफील्ड राइफलें प्रयोग में ली जाती थी उनमें है मित्रों जो कारतूस लगाए जाते थे तो उन कारतूसों में है वो चर्बी के खोल लगे होते थे और कारतूस को लगाने से पूर्व है मुंह से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था और उस चर्बी में मित्रों कारतूस में जो चर्बी लगी होती थी उस चर्बी में मित्रों गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी तो मुंह में जो कारतूस है उस कारतूस को मुंह से है खोलना पड़ता था मित्रों जिसमें गाय और सुअर की क्या है चर्बी लगी होती थी। तो गाय और सुअर की चर्बी को मुंह से उतारते थे जब हिंदू और भारतीय जो मुसलमान सैनिक थे तो उन दोनों में क्या है मित्रों विद्रोह बढ़ गया था। तो हिंदू और मुसलमान दोनों में क्या बढ़ गया था विद्रोह। तो अर्थात जो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग हुआ था, कारतूसों में गाय और जो सुअर की चर्बी लगी हुई थी तो इससे है मुसलमान और हिंदू दोनों ही मित्रों क्या बढ़ गए थे, दोनों भड़क गए थे। हाँ तो कारतूसों में मित्रों गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग करने से हिंदू व मुसलमान दोनों ही भड़क गए। हिंदू व मुसलमान दोनों ही भड़क गए। तो पहले मित्रों एक बार इतना देखेंगे, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। हाँ निशा जी गोदारा स्वागत है, संगीता जी धानका, काफी लेट आए हैं कई स्टूडेंट्स रेगुलर होकर। हाँ तो देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं मित्रों हम, और क्रांति 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर, नानूराम जी स्वागत है आपका, 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर क्रांति के मध्य जो 100 वर्ष बीत गए थे उन 100 वर्षों में है अंग्रेजी शासन वर्ग को भारतीयों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और भारतीयों का जो असंतोष बढ़ रहा था उस बढ़ते हुए असंतोष को देखकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में भी एक छोटी सी बादली उत्पन्न हो सकती है जिसका स्वरूप प्रारंभ में तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा लेकिन बाद में यह विराट रूप धारण करके हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये आपको ध्यान में रखना है, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, अर्थात तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने वहां पर ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफलों के प्रयोग का आदेश दिया, अर्थात उनमें है कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था जिससे मित्रों हिंदू और मुसलमान है वो दोनों ही उठे थे। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले हाँ नेक्स्ट चर्चा करते हैं मित्रों। अब जो क्रांति है इस क्रांति में सबसे पहले चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग कब हुआ था। क्रांति में सबसे पहले चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग है मित्रों 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट थी, उस 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था मंगल पांडे। हाँ 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक कौन था मित्रों, मंगल पांडे, और उस मंगल पांडे ने सबसे पहले चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से है मित्रों मना कर दिया था। तो 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था मित्रों, 34वीं बटालियन का एक सैनिक था कौन, मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने मित्रों चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हुसैन की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हुसैन की
हत्या कर दी थी। जो मंगल पांडे ये मित्रों गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और उसके पश्चात मंगल पांडे को मित्रों 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा है मिली थी। और मित्रों ये है पूरे भारत में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला सैनिक था। कौन था मित्रों? मंगल पांडे, जिसे 8 अप्रैल 1857 को मित्रों फांसी हुई थी। तो देखो, चर्बी युक्त कारतूसों का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले चर्बी युक्त कारतूसों का सबसे पहले विरोध मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को करते हुए लेफ्टिनेंट बाग वह जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग वह जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। हाँ, ये जो मंगल पांडे है मित्रों, ये 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। हाँ, 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था, ध्यान रखना, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। अतः मंगल पांडे को सर्वप्रथम सबसे पहले 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा मिली। तो भारत में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला, भारत में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला कौन मित्रों? मंगल पांडे, 8 अप्रैल 1857 को। हाँ, अब मित्रों ये तो भारत में है, लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले फांसी, राजस्थान में सबसे पहले फांसी की सजा किसे मिली? राजस्थान में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला, सबसे पहले फांसी की सजा राजस्थान में सबसे पहले फांसी की सजा किसे मिली मित्रों? अमरचंद बाठिया को। किसे मित्रों? अमरचंद बाठिया। हाँ, अमरचंद बाठिया का था मित्रों? ये अमरचंद बाठिया बीकानेर का था। अमरचंद बाठिया का था मित्रों? बीकानेर का एक व्यापारी था। और ये अमरचंद बाठिया मित्रों ग्वालियर गया था। हाँ, गुड आफ्टरनून सरोज जी। अमरचंद बाठिया कहां पर गया था? ग्वालियर गया था मित्रों। हाँ, और वहां पर मित्रों इस अमरचंद बाठिया ने रानी लक्ष्मीबाई की, हाँ, तांत्या टोपे की है, वहां पर सहायता की थी। अमरचंद बाठिया ने तांत्या टोपे की, रानी लक्ष्मीबाई की मित्रों क्या की थी? सहायता की थी। इसलिए जो अमरचंद बाठिया है, इसे राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं और इसे ही कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। अर्थात राजस्थान में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला कौन था? अमरचंद बाठिया। इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? अमरचंद बाठिया को। और इसे ही कहते हैं मित्रों क्रांति का भामाशाह। 1857 की क्रांति का भामाशाह। इसने मित्रों क्रांति के समय हाँ, रानी लक्ष्मीबाई की और तांत्या टोपे की सहायता भी की थी। हाँ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। इससे मित्रों जो फांसी है वो फांसी दी गई थी ग्वालियर में। ग्वालियर में मित्रों इसे है अमरचंद बाठिया को है फांसी मिली थी 21 जून 1857 को।
21 जून 1857 को ग्वालियर में इसे फांसी की सजा मिली थी मित्रों। ग्वालियर में इसका स्मारक भी बना है, ग्वालियर में इसका स्मारक भी बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में सबसे पहले फांसी की सजा पर चढ़ने वाला था अमरचंद भाटिया, जो बीकानेर का था, बीकानेर का था। इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। फांसी की सजा इसे ग्वालियर में 21 जून 1857 को दी गई थी। ग्वालियर में इसका क्या है मित्रों, स्मारक भी बना है। अब मित्रों जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति का स्वरूप किसने तैयार किया था? 1857 की क्रांति का स्वरूप किसने तैयार किया था? 1857 की क्रांति का स्वरूप मित्रों, एक तो थे नाना साहब, एक तो कौन थे? नाना साहब, एक थे रांगोजी बापू, एक थे अज्जी मुल्ला खां। अज्जी मुल्ला खां, नाना साहब और रांगोजी बापू ने मित्रों लंदन में है इस क्रांति का स्वरूप तैयार किया था। और बिठूर कानपुर में इसे है अंतिम रूप दिया गया था। तो क्रांति का स्वरूप किसने तैयार किया था? नाना साहब, रांगोजी बापू, अज्जी मुल्ला खां, इन्होंने कहां पर तैयार किया था? लंदन में। क्रांति का स्वरूप है लंदन में तैयार हुआ था, जबकि क्रांति को अंतिम रूप कहां पर दिया गया? क्रांति को अंतिम रूप मित्रों बिठूर में दिया गया था। और बिठूर कहां पर है? कानपुर में, यूपी। तो इस क्रांति को अंतिम रूप है मित्रों बिठूर कानपुर में दिया गया था। हाँ, एक बार वापस देखिए मित्रों, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने वाला, चर्बी युक्त कारतूसों का विरोध करने वाला सबसे पहले सैनिक कौन था? मंगल पांडे। और ये मंगल पांडे किस सैनिक छावनी का था मित्रों? तो ये भी ध्यान में रखना, ये बैरकपुर छावनी का था। कौन सी का था? बैरकपुर छावनी का था। बैरकपुर छावनी का नेता था ये, जिसने 29 मार्च 1857 को चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और उसने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की क्या कर दी थी मित्रों? हत्या कर दी थी। बैरकपुर छावनी का ये 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। अतः मंगल पांडे को है इसके कारण इन दोनों की हत्या कर दी। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा मिली। भारत में सबसे पहले फांसी की सजा इसे मिली थी। हाँ, अब देखिए मित्रों, राजस्थान में पहले फांसी की सजा मित्रों अमरचंद भाटिया को मिली। बीकानेर का था ये। इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, क्रांति का भामाशाह कहते हैं, क्योंकि इसने सहायता की थी क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की। फांसी की सजा इसे ग्वालियर में मिली थी 21 जून 1857 को। और 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है मित्रों, वो नाना साहब, रांगोजी बापू और अज्जी मुल्ला खां ने लंदन में तैयार किया था। और क्रांति के स्वरूप को अंतिम रूप है वो बिठूर कानपुर में दिया गया। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले, अब मित्रों ये जो क्रांति है, इस क्रांति की जो निश्चित तारीख की गई थी, यानी इस क्रांति की जो निश्चित तिथि तय की गई थी 1857 की क्रांति, तो भारत में 1857 की क्रांति की जो निश्चित तिथि तय की गई थी, वह निश्चित तिथि कौन सी थी? 31 मई। कौन सी थी? क्रांति की भारत में क्रांति की निश्चित तिथि 31
31 मई 1857। भारत में मित्रों क्रांति की जो निश्चित तिथि है, वो क्रांति की निश्चित तिथि है वो कब तय की गई थी? 31 मई 1857 को वो क्रांति की निश्चित तिथि तय की गई थी। लेकिन क्रांति का जो प्रारंभ है, क्रांति है, स्टार्ट है, वो क्रांति स्टार्ट कब हो गई थी? क्रांति है वो स्टार्ट कब हो गई थी मित्रों? वो हो गई थी 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गई थी मेरठ से। और मेरठ कहां पड़ता है? यूपी में। तो क्रांति का प्रारंभ, क्रांति का प्रारंभ मित्रों 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से। और जो राजस्थान में मित्रों क्रांति है, इस राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई को। कब हुई थी मित्रों? 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से, जो अजमेर में पड़ती थी नसीराबाद छावनी। हाँ, तो राजस्थान में मित्रों 1857 की क्रांति की शुरुआत है, वो कब हुई थी? आपको तो ये ध्यान में रखनी है राजस्थान की क्रांति के संदर्भ में कि राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से है वो विद्रोह भड़का था। ठीक है, अब देखिए मित्रों, जो क्रांति है, इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, हाँ, क्रांति का प्रतीक चिन्ह मित्रों बिल्कुल कमल का फूल व चपाती, चपाती बोलते हैं रोटी को। हाँ, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, हाँ, कौन? कमल का फूल और चपाती, कमल का फूल और चपाती, ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। इसके अलावा 1857 की क्रांति का जो नेता था, भारत का नेता किसे तय किया गया था? क्रांति के समय भारत का नेता कौन था? क्रांति के समय भारत का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। क्रांति के समय भारत का नेता या भारत का शासक कौन था? भारत का शासक था उस समय बहादुर शाह जफर, दिल्ली, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। हाँ, बहादुर शाह जफर है मित्रों, इस समय क्रांति के समय है भारत का शासक था। बिल्कुल, ये बहादुर शाह सेकंड था, बहादुर शाह जफर द्वितीय कह सकते हो आप इसे। हाँ, अब मित्रों इस क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्रांति के समय मित्रों ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। कौन था? पामस्टन। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन है मित्रों, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। और क्रांति के समय गवर्नर जनरल तो बता ही दिया मैंने आपको कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है वो क्रांति के समय मित्रों यहाँ का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग, ये गवर्नर जनरल था। इसके अलावा क्रांति के समय ब्रिटिश सेनापति, क्रांति के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? ब्रिटिश सेनापति ये था मित्रों जॉर्ज एनिसन। कौन था?
जॉर्ज एनिसन है, ये 1857 की क्रांति के समय मुख्य सेनापति था, जॉर्ज एनिसन। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देखिए, क्रांति की जो निश्चित तिथि तय की गई थी वो 31 मई को की गई थी, लेकिन प्रारंभ है ये 10 मई को हो गई थी मेरठ से। और क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब से हुई थी, ये ध्यान में रखना आपको, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। क्रांति का प्रतीक चिन्ह मित्रों कमल का फूल और चपाती था। क्रांति के समय भारत का शासक बहादुर शाह जफर दिल्ली का था। इसके अलावा क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री मित्रों पामस्टन था, और गवर्नर जनरल है उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश सेनापति मुख्य था उस समय जॉर्ज एनिसन। हाँ, इतना हो गया तो लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मित्रों, हाँ जी, चलिए मित्रों आगे। अब देखिए मित्रों, क्रांति स्टार्ट हुई थी 58 में, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो राजस्थान के शासकों ने सहायक संधियां की थी, है ना, वेलेस्ली की जो सहायक संधि नीति है, उस सहायक संधि नीति को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अलग अलग कई बार यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार लेब असिस्टेंट में एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन है वो सहायक संधियों से पूछ लिए थे, तो यहां से कई बार प्रश्न आ जाते हैं मित्रों। सहायक संधि मित्रों, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि का जन्मदाता, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था मित्रों भारत में? हाँ, सहायक संधि का जन्मदाता, क्या हुआ, वीडियो रुक गया, वीडियो रुक गया, सबकी हो रहा है ऐसा। लॉर्ड वेलेस्ली कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था मित्रों? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, ये सहायक संधि का जन्मदाता था मित्रों। और इस लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले जो सहायक संधि की थी, ये हैदराबाद के शासक निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ सबसे पहले 1798 ईस्वी में सबसे पहले इसने संधि किससे की? सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से, हैदराबाद के निजाम से 1798 में सहायक संधि की। हाँ, अब मित्रों आपको तो राजस्थान के संदर्भ में, आपको राजस्थान के संदर्भ में सारी जो शासक थे उनके संदर्भ में सहायक संधियां कब हुई उनका ध्यान में रखना है। हाँ, अब देखो मित्रों, जो सहायक संधि है इसके तहत क्या होता, तो सहायक संधियों के तहत राजस्थान का जो प्रत्येक रियासत है, हाँ 1798, ये 1798, हाँ, तो राजस्थान की प्रत्येक रियासत में इन सहायक संधियों की तहत है मित्रों, राजस्थान की प्रत्येक रियासत में है एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं, पीए, पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। ठीक है मित्रों। हाँ, इन सहायक संधि नीतियों के तहत मित्रों यहाँ पर जो राज्य के सुरक्षा के मामले थे या विदेश नीति के मामले थे, वो सारे के सारे कौन देखते थे? वो अंग्रेज देखते थे। कौन देखते थे? अंग्रेज है, वो राज्य की सुरक्षा के मामले है या विदेश नीति के मामले है, वो अंग्रेज देखते थे। हाँ, अंग्रेज देखते थे, और इसके बदले में राज्य के जो शासक होते थे उन शासकों को है उन्हें कर देना पड़ता था अंग्रेजों को। तो ये थी मित्रों सहायक संधि नीति। अब मित्रों हमें पढ़ने राजस्थान में सहायक संधि नीतियां, तो राजस्थान में किस शासक ने कब सहायक संधियां की? तो ऐसा प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि है किसने की? राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर। कौन सी थी मित्रों? भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। भरतपुर का शासक था जाट शासक रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को, कब की थी? 29 सितंबर 1803 को। तो सबसे पहले सहायक संधि
भरतपुर ने की। किसने की? भरतपुर रियासत ने। भारत में नहीं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, भरतपुर रियासत ने की। और भरतपुर रियासत में यहाँ का शासक कौन था? भरतपुर का शासक था उसमें रणजीत सिंह। भरतपुर का शासक कौन था? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह ने मित्रों ये संधि की 29 सितंबर 1803 को, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ क्या की मित्रों? सायक संधि। क्या की मित्रों? सायक संधि की थी। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट है सायक संधि। इसके पश्चात आक्रामक व रक्षात्मक सहायक संधि। इसके पश्चात आक्रामक व रक्षात्मक सहायक संधि है अलवर रियासत ने की। अलवर रियासत ने। किसने की मित्रों? अलवर रियासत ने की। इसके पश्चात में, और अलवर रियासत का शासक कौन था? अलवर रियासत का शासक कौन था मित्रों? उस समय शासक था बख्तावर सिंह। कौन था मित्रों? अलवर का शासक था बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह ने मित्रों ये जो संधि की थी वो की थी 14 नवंबर 1803 को। तो सबसे पहले मित्रों आक्रामक और रक्षात्मक जो संधि की थी वह अलवर रियासत ने की थी। और अलवर का शासक कौन था उस समय? बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह, जिसने मित्रों 14 नवंबर 1803 को ये सहायक संधि की थी। ठीक है। इसके बाद में मित्रों देखो, करौली का राजा आता है हरबख्शपाल। करौली का राजा कौन था मित्रों? हरबख्शपाल। तो यहां पर देखो मैं कुछ इधर तो लिख रहा हूं मित्रों रियासत, इधर मैं लिख रहा हूं शासक, और इधर मैं लिख रहा हूं सन। अर्थात यहां पर मैं लिखूंगा कौन सी रियासत थी और कौन शासक था और कौन है, कौन सी सन थी जिसमें ये सहायक संधियां हुई थी। अब देखो मित्रों, इसके बाद में आती है रियासत, आती है करौली। करौली ने सबसे पहले अधीनस्थ संधि की। सबसे पहले अधीनस्थ संधि किसने की मित्रों? करौली ने की। हाँ, करौली ने सबसे पहले मित्रों अधीनस्थ संधि की थी। अधीनस्थ संधि है जो आश्रित पार्थक्य नीति थी। आश्रित पार्थक्य नीति है जिसका जन्मदाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को माना जाता है। इस आश्रित, हाँ क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इस आश्रित पार्थक्य नीति के तहत है, मुख्य उद्देश्य इसका था कि भारत में अंग्रेजी राज्य की सीमाओं का प्रसार करना। भारत में अंग्रेजी राज्यों की सीमाओं का प्रसार करना, और उसके तहत ये अधीनस्थ संधि हुई थी मित्रों। तो मित्रों अधीनस्थ संधि है वो सबसे पहले करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल। हरबख्शपाल। करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल। हरबख्शपाल ने कब की थी मित्रों? 15 नवंबर। कब की थी? 15 नवंबर 1817। तो इधर एक साइड लिखना आपको रियासत, इधर शासक, फिर सन। तो रियासत कौन सी थी? करौली। करौली ने सबसे पहले अधीनस्थ संधि की थी। शासक कौन था इसमें? हरबख्शपाल। कौन था मित्रों? हरबख्शपाल शासक था। साइड वाला यहां तक दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलिए, तो मैं आपकी एक बार आप इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं आगे वाले जो बाद में दिखा देता हूं। चलिए, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पर दिखा दूंगा मैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, सहायक संधि राजस्थान में सबसे पहले भरतपुर रियासत ने की, रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803। फिर आक्रामक और रक्षात्मक अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803। इतना तो ले लिया कन्फर्म, आगे मैं लिखा रहा हूं, वापस लिखा रहा हूं। चलिए लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए मित्रों, यहां पर मैं लिखा हूं रियासत, शासक और सन। ऊपर लिखना है संधि। अब देखो मित्रों, रियासत मैंने दो बता दिया आपको। सबसे पहले भरतपुर और अलवर मैंने बता दिया आपको।
हाँ, अब की बात देखो, रियासत आ रही है मित्रों भरतपुर और अलवर के बाद में करौली। कौन सी है? करौली। करौली ने मित्रों सबसे पहले अधीनस्थ संधि की थी। अधीनस्थ संधि, अधीनस्थ संधि आश्रित पार्थक्य नीति के तहत होती थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स है जिसको जन्मदाता था मित्रों, ठीक है मित्रों। और इसके तहत है आश्रित पार्थक्य नीति के तहत है राज्य में यानी अंग्रेजी सीमाओं का विस्तार करना उसकी मुख्य उद्देश्य था। तो सबसे पहले करौली का शासक था हरबख्शपाल। हरबख्शपाल ने मित्रों यह संधि कब की? 15 नवंबर 1817 को, 15 नवंबर 1817 को। इसके बाद में मित्रों रियासत आती है टोंक। टोंक रियासत, शासक कौन था? अमीर खां। कौन था? अमीर खां। 17 नवंबर 1817। नेक्स्ट देखो मित्रों कोटा। कोटा रियासत रक्ष आक्रामक संधि की थी इसने, आक्रामक व रक्षात्मक। शासक कौन था मित्रों कोटा का? उमेद सिंह। कौन था मित्रों? कोटा का शासक उमेद सिंह था। लेकिन संधि पर साइन किसने किए थे? कोटा का शासक कौन था? सहायक संधि सबसे पहले करौली ने की थी, अंग्रेजों से भरतपुर ने की थी। रामकिशोर जी मैंने बता दिया ना, भरतपुर ने की थी, मैंने बता दिया, भरतपुर और अलवर बता दिया। सहायक संधियां सबसे पहले भरतपुर ने फिर अलवर ने। अब मैं अधीनस्थ संधि की बात कर रहा हूं यहां पर। उमेद सिंह है वो शासक था, लेकिन संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? झाला जालिम सिंह, इसका दीवान या फौजदार था झाला जालिम सिंह जिसने हस्ताक्षर किए थे। 26 दिसंबर 1817। ठीक है मित्रों, कोटा के बाद में इधर चलते हैं हम मारवाड़। शासक कौन था मित्रों मारवाड़ का? मान सिंह। कौन था? मारवाड़ का शासक था मान सिंह, जिसने जनवरी 1818 में संधि की। मेवाड़, मेवाड़ का शासक कौन था मित्रों? भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। इस भीम सिंह ने संधि कब की मित्रों? इसने भी जनवरी 1818 में की थी। हाँ, मारवाड़, मेवाड़, बूंदी। बूंदी चलिए मित्रों, बूंदी का शासक कौन था मित्रों? बूंदी का शासक था विष्णु सिंह। कौन था मित्रों? बूंदी का शासक था विष्णु सिंह, जिसने फरवरी 1818, फरवरी 1818। बूंदी का शासक कौन था? विष्णु सिंह, जिसने फरवरी 1818 में संधि की। हाँ, बूंदी बाद में देखिए मित्रों बीकानेर। बीकानेर का शासक कौन था मित्रों? सूरत सिंह। कौन था? सूरत सिंह। बीकानेर का शासक सूरत सिंह, जिसने मार्च 1818 में संधि की। बीकानेर के बाद में चलिए मित्रों जयपुर। जयपुर का शासक कौन था मित्रों? जगत सिंह सेकंड। कौन था? जगत सिंह सेकंड। इसने भी अप्रैल में, अप्रैल 1818, अप्रैल 1818 में जगत सिंह सेकंड ने की। जयपुर के बाद में किशनगढ़, किशनगढ़ का शासक था मित्रों कल्याण सिंह। कौन था? किशनगढ़ का शासक कल्याण सिंह था मित्रों। और कल्याण सिंह ने भी अप्रैल 1818, कल्याण सिंह ने कब की? अप्रैल 1818। तो एक बार इतने देखिए, उसके बाद में 2-4 और मैं वो लिखा देता हूं। करौली का हरबख्शपाल 15 नवंबर 1817, टोंक का अमीर खां 17 नवंबर 1817, कोटा का उमेद सिंह 26 दिसंबर 1817, मारवाड़ का मान सिंह जनवरी 1818, मेवाड़ का भीम सिंह जनवरी 1818, बूंदी का विष्णु सिंह फरवरी 1818, बीकानेर का सूरत सिंह मार्च 1818, जयपुर का जगत सिंह सेकंड अप्रैल 1818, किशनगढ़ का कल्याण सिंह अप्रैल 1818। लीजिए मित्रों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2-4 और बच गए मित्रों, इसके बाद में वो लिख देते हैं।
चले आगे। हाँ, अब देखिए मित्रों, जैसलमेर का मोहनराज द्वितीय था जिसने जनवरी 1819 में संधि की थी। इसके बाद में अंतिम रियासत थी सिरोही। सबसे पहले सबसे लास्ट में संधि करने वाली अंतिम सिरोही थी, जिसका शासक था महाराव शिव सिंह, जिसने 11 सितंबर 1823 को संधि की। 11 सितंबर 1823 को। तो मित्रों, ये रियासत थी। डूंगरपुर का जसवंत सिंह था जिसने दिसंबर 1818 में, जैसलमेर के मोहनराज सेकंड थे जिन्होंने जनवरी 1819 में, और अंतिम रियासत सिरोही थी जहां का शासक शिव सिंह था जिसने 11 सितंबर 1823 को 11 सितंबर 1823 को है वो संधि की थी। तो सबसे लास्ट में किसने की मित्रों? सिरोही ने। अब भी नहीं चल रहा है क्या? वीडियो चल रहा है या हाँ या ना? चल गया मित्रों? क्लास चल रही है क्या? हाँ या ना? चले आगे। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों 1832 में 1832 में देखो मित्रों, गवर्नर जनरल कौन था? 1832 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1832 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस मित्रों लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मित्रों अजमेर में, कहां पर? अजमेर में देसी राजाओं का दरबार बुलाया। देसी राजाओं का दरबार लगाया। 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था मित्रों जिसने देसी राजाओं का दरबार लगाया। और इस दरबार में मित्रों यहां पर है राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई है। अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। हालांकि अंग्रेजों से अभी भी कुछ शासक है वो खुश नहीं थे, जैसे है, हालांकि इन्होंने जो भरतपुर का रणजीत सिंह था, इधर मान सिंह मारवाड़ का था, इन्होंने भले ही संधियां कर ली थी लेकिन फिर भी है ये अंग्रेजों से खुश नहीं थे। और इस दरबार में, अजमेर में जो दरबार लगाया था, उस दरबार में मित्रों न तो मान सिंह आया था और न ही भरतपुर का रणजीत सिंह पहुंचा था। तो यह 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने देसी राजाओं का दरबार कहां पर लगाया? अजमेर में, और राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की। ठीक है मित्रों, और यहां पर मित्रों राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की। और यहां पर जिसका मुखिया, इस रेजिडेंसी का मुखिया कौन होता था? एजीजी। इसका मुखिया कौन होता था? एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन होता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? प्रथम एजीजी कौन था मित्रों? पैट्रिक लॉरेंस, सॉरी मिस्टर लोकेट। प्रथम एजीजी किसे बनाया गया? मिस्टर लोकेट को प्रथम एजीजी बनाया गया। जबकि क्रांति के समय जो एजीजी था वह कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय राज्य का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हाँ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये क्रांति के समय मित्रों एजीजी था। अब मित्रों जो एजीजी का मुख्यालय है, एजीजी का मुख्यालय ये 1832 में तो कहां पर था? 1832 में अजमेर में था। 1832 में तो कहां पर था? अजमेर में। और उसके पश्चात 1845 में एजीजी का मुख्यालय वो माउंट आबू स्थापित कर दिया। 1845 में कहां पर स्थापित कर दिया? माउंट आबू, सिरोही में। अर्थात मित्रों जो एजीजी का मुख्यालय है वह देखो 6 महीने सर्दियों में तो कहां पर रहता था? अजमेर में। अजमेर में तो रहता था सर्दियों में।
ठीक है। और जैसे ही गर्मी आती थी, जैसे ही गर्मी आती थी, गर्मियों में एजीजी का मुख्यालय कहां पर स्थापित हो जाता था? माउंट आबू में। अर्थात सर्दियों में तो कहां पर था मित्रों? एजीजी का मुख्यालय अजमेर में रहता था। और 6 महीने कहां पर रहता था गर्मियों में? माउंट आबू में रहता था। अर्थात क्रांति के समय, क्रांति मई के महीने में हुई थी गर्मियों में, क्रांति मई के महीने में गर्मियों में हुई थी। और क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय कहां पर था मित्रों? क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय है वो माउंट आबू में था। कहां पर था? माउंट आबू में था। तो मित्रों लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने देशी राजाओं का दरबार अजमेर में लगाया और राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की, जिसका है मुख्य एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था, ध्यान रखना। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी का मुख्यालय 1832 में अजमेर में था, लेकिन 1845 में है माउंट आबू सिरोही में इसका मुख्यालय है वो स्थापित किया गया था। 6 महीने गर्मियों में कहां पर रहता था? सिरोही में, और 6 महीने सर्दियों में अजमेर में। और क्रांति के समय ध्यान रखना, क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय कहां पर था? वो आपके सिरोही में था। तो मित्रों आज के 1 बज गए हैं। कल क्लास होगी, उसमें सैनिक छावनियां लेंगे हम, प्रमुख जो सैनिक छावनियां हैं मित्रों उनकी चर्चा कल से हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में आज एक नए टॉपिक के साथ, रणथंभौर के चौहान वंश के साथ।